Jai Hind India Sprints, Fire Hearts, Brave Hearts, and all my NDA warriors. This is your UPSC NDA GAT educator Kapil Gaur, all set with the weapons. एक बेहद ज़रूरी टॉपिक एनडीए फिजिक्स का जिसका नाम है ऑप्टिक्स, उसको विराम देते हुए और एक और भी ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को आरंभ करते हुए, जिसकी शुरुआत करते हुए मैं कपिल गौर आप सभी का अपने सेशन, अपने रेवोल्यूशनरी यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इससे आप सभी को पता होना ज़रूरी है क्योंकि हम ये टॉपिक यहाँ पर फोड़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है 3 to 4 क्वेश्चंस, कई बार 5 भी देखने को मिले हैं। तो आप मानकर चलिए 3 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पर ये सीरीज खत्म करने के बाद, ठीक है, सीरीज ऑफ सेशंस खत्म करने के बाद आप 3 से 5 क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डिकोड, ठीक है, आप डिकोड करने वाले हो एनडी के एग्जाम में। एंड मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो सेशन है ना, इन सेशन में जो कंटेंट का लेवल है, आप सभी को पता है मेरे कंटेंट का लेवल हाई होता है, ठीक है, कंटेंट का लेवल हाई होता है, मगर ये ऐसा नहीं है कि एकदम से स्टार्टिंग से ही हाई हमने कर दिया, नहीं, एकदम अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड डेफिनेटली आफ्टर रीचिंग टू द हाईएस्ट पॉसिबल एडवांस लेवल यू आर गोइंग टू फील लाइक यू आर अ हीरो। सही में एकदम बढ़िया तरीके से आपने 4 सेशन में पूरे ऑप्टिक्स का सर धड़ से अलग कर दिया ना, एकदम उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। आप हो सकता है कि आप एक बिगिनर हो, आप किसी अदर मतलब स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ठीक है, या फिर आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं होगी छोटी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन सारी चीज़ें एकदम डिटेलिंग मैनर में एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। और जितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एनडीए एग्जाम दे चुके हैं, जो यहाँ पर फिजिक्स मेड से सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी हर एक चीज़ को यहाँ पर एकदम ध्यान से पढ़ना। डेफिनेटली आपको एक नया तरीका पता चलेगा सवाल को अप्रोच करने का, एक नया तरीका पता चलेगा किस प्रकार से कंसेप्ट्स और थ्योरी को यहाँ पर इवेंचुअली न्यूमेरिकल्स के साथ कंबाइन करके एक होलिस्टिक मैनर में सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है, ताकि आगे आने वाले कोई भी कठिन से कठिन सवाल देखने को मिले तो आप एटलीस्ट उसको सवाल कर पाओ। आप ऐसा नहीं है कि वो सवाल को छोड़ कर आओ। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी लगभग अपन 3 सेशन में, ठीक है, 3 सेशन में कवर करेंगे। यार चाहूँ तो मैं 1 शॉट ले सकता हूँ, मगर 1 शॉट इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आई एम मेंटेनिंग दैट क्वालिटी। इस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लास्ट तक आई एम गोइंग टू गिव यू वन ऑफ द क्वालिटी कंटेंट सो दैट यू कैन ग्रास्प द होल कंटेंट। पूरा का पूरा जो कंटेंट है काफी बढ़िया लेवल से ग्रास्प कर पाओ और आपको एज इट इज सवाल वहां पर अपने एनडीए 1 2026 में देखने को मिले। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन 2 ग्रुप्स आप सभी को ज्वाइन करना, ठीक है। पहला तो ऑलरेडी आप सभी ने ज्वाइन कर रखा है, कपिल भैया नाम से ग्रुप है, ठीक है। कपिल भैया सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आप सभी को दिख जाएगा। एंड टुगेदर वी कैन, जहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है। सही में यार आप मेरा साथ दो, मैं आपका देता हूँ। डेफिनेटली टुगेदर वी कैन। एनडीए 1 2026 का रिटर्न एग्जाम क्या है यार, रिटर्न एग्जाम के बाद एसएसबी भी अपन साथ में मिलकर फोड़ देंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर जो हमारा नया चैनल है जिसका नाम है मरून क्विज, अभी रिसेंटली हमने शुरू करा है, जहाँ पर एकदम पॉलिटी क्विज फॉर इंडिया एस्पिरेंट्स आप सभी को यहाँ पर मिलने वाले हैं। यदि आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर मैंने लिंक भी यहाँ पर ये डाल दी है, आप एज इट इज लिंक वहाँ पर आप यूजर नेम डाल देंगे, ये चैनल निकल कर आ जाएंगे। दोनों चैनल के ऊपर ज्वाइन कर लेना यार। जहाँ मतलब ऐसा रहता है कि सेकेंडरी है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, आप सभी मेरे को वहाँ पर ज्वाइन कर रखे हो, मगर जहाँ पर जरूरी है, ठीक है, वहाँ तो ऐसा है कि ठीक है स्टोरी वगैरह मैं घूमता फिरता रहता हूँ तो थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, मगर यहाँ पर जो चीज़ कंटेंट आपको मिल रहा है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए टेलीग्राम के ऊपर, तो यहाँ तो आपको होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लेना, पूरी टीम लगी हुई है वन ऑफ द क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर देने के लिए। स्टार्ट करता है, ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्या होता है? देखो बेसिकली सारी चीजें, क्योंकि अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब जिससे आप सभी ये वाला सेशन देख रहे हो, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अपना डेस्कटॉप या फिर डिवाइस या फिर मोबाइल कुछ भी है जो आप अभी जिस जरिए से मेरा सेशन देख रहे हो वो चार्ज नहीं करते तो आप मेरे को नहीं देख पाते। तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़रूरी है यार, हर एक मतलब अलग अलग फॉर्म से इसको जनरेट किया जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से भी निकाली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आपने पढ़ा होगा, स्टीम्स जितनी भी होती हैं उनको चलाकर यहाँ पर टर्बाइंस चलाकर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो जो जनरेट की जाती है उसके अंदर क्या क्या पूरा फिनोमेना यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको यहाँ पर अपन स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द चार्ज, ठीक है, चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली आप जो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आपने इतना तो पढ़ा होगा। तो ये बनता कैसे है? चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी।
मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी और इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी की वजह से जो चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे जो चार्जेस हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड कर रखा है। दो कैटेगरी कौन सी होने वाली है, एक होने वाली है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी कौन सी होने वाली है, नेगेटिव चार्ज। वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। यदि अपन पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा बनता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डोनेट किए जाते हैं, ठीक है, लूज किए जाते हैं, तो ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब यहाँ पर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तब यहाँ पर जो चार्ज बनता है उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। एक जो बॉडी है इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती है। बढ़िया सर। एसआई यूनिट क्या होने वाली है चार्ज की? द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, जिसको कैपिटल सी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ठीक है, इतना होता है। -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसका बेसिक मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें कितना चार्ज होने वाला है भैया, इसमें कितना चार्ज होने वाला है, तो इसमें कितना चार्ज होने वाला है, इसमें चार्ज होने वाला है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ठीक है, समझ में आया? इतना चार्ज यहाँ पर होने वाला है। सर ठीक है, यहाँ पर इतना चार्ज होने वाला है, तो मेरे को ये बताओ कि यदि एक इलेक्ट्रॉन में सर है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, तो बताइए सर दो इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, तीन में कितना होगा? तो यार जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल n इलेक्ट्रॉन में मेरे को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, n से मल्टीप्लाई करूंगा जितना एक में है। ठीक है, तो एक में कितना है, एक में अपन कंसिडर कर ले रहे हैं कि E है, एक में E है, तो इसको डिनोट करते हैं Q से, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई E, Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई E। तो ये यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? ये आपको क्लियरली फॉर्मूला समझा दिया मैंने किस प्रकार से आया। तो यदि आपको निकालना हो कि दो चार्जेस में, ठीक है, दो चार्ज हैं यहाँ पर, दो चार्ज नहीं भाई, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें चार्ज कितना होगा, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, दो से मल्टीप्लाई करोगे, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है सर, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ये आंसर आ गया। तो आपने कुछ नहीं करा, ये क्या है, n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब बच्चों को यूजुअली मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में नहीं आता है। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे मेरे को बोलना है कि आपने पूछा भैया आपकी हाइट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं पता क्या बोलूंगा, 6 है। मतलब वो जो नंबर है ना, वो जो नंबर पर्टिकुलरली, इसमें डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, वो जो नंबर है उसको 6 बोल रहा है। मतलब ऐसा बोलना मत, नहीं तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा कि भैया आपकी हाइट का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, मतलब हाइट कितनी है वही बात है, तो आप मैग्नीट्यूड समझो। मैग्नीट्यूड मतलब इज नथिंग बट अ नंबर। ठीक है, एक नंबर को हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है सभी को? तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एनी, ये मैंने आप सभी को बता दिया यहाँ पर। इस प्रकार से आप सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऐसा भी लिखा आएगा कि देखो जरूरी नहीं है हर चीज एकदम लाइन बाय लाइन बाय लाइन, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। जैसे यदि इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज, यदि लूज होंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसा यूनिट यहाँ पर कूलॉम है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाता है, बाकी मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम रहता है। चार्ज कितना होने वाला है n इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, n मल्टीप्लाई बाय E। यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है Q इज इक्वल टू एन। क्या आता है, Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय E। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। दैट्स इट, ऑल ग्रेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखो थोड़ी देर में अपन बढ़िया तरीके से चालू करने वाले हैं सारी चीजें, तो एक बार जरा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर गौर फरमा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी गली है, ठीक है, एक एरिया है, मानकर चलो ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में इतना जो एरिया है, ठीक है, इस इतने एरिया में एक डोगेश का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, यहाँ पर आप बोल दो डोगेश का नाम क्या दें, डोगेश ही देते हैं। ये है डोगेश नंबर 1, ठीक है, ये डोगेश नंबर 1। ठीक है, तो डोगेश नंबर 1 का जो इन्फ्लुएंस है वो इतने एरिया में है। ठीक है, इतना एरिया है, आपकी कॉलोनी कंसिडर कर लो। ऐसा होता है ना कि हर एक कॉलोनी में एक कुत्ता लीड करता है भाई। ठीक है,
जो पूरा सब इधर इधर घूमता रहता है, लोग उसको खाना दे देते हैं कई बार, ठीक है, कुछ दिक्कतें होती, कोई नया स्ट्रेंजर आता है तो उसका एकदम बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट वही देता है। तो ये डोगेश नंबर 1 है, ठीक है। अब यदि एरिया जो है हमारा गोल्डन एरिया है, इस गोल्डन एरिया में डोगेश नंबर 2 आता है। यहाँ पर यदि डोगेश नंबर 2 एंट्री लेता है तो आप एक बात मेरे को बताइए, डोगेश नंबर 2 विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ डोगेश नंबर 1। बिल्कुल यार, ठीक है। डोगेश नंबर 1 उसको अपनी प्रेजेंस एकदम बढ़िया तरीके से महसूस करवा देगा, उससे लड़ लेगा, बोलेगा भाई तू निकल इधर से, ये मेरा एरिया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो मेरी बात सुनना ध्यान से कि एक जो जगह होती है ना, जो स्पेस है, ठीक है, द स्पेस अराउंड द चार्ज, तो D1 की जगह अपन क्या कर लेते हैं, Q1 ले लेते हैं। द स्पेस अराउंड द चार्ज, जैसे ये स्पेस है, ये है, ठीक है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एक स्पेस है। द स्पेस अराउंड द चार्ज, ठीक है, चार्ज के अराउंड का जो स्पेस है, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, जिसमें उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे चार्ज को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमारी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट। क्लियर है? अब कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के, याद रखना, ठीक है, सुनना मेरी बात। कभी भी क्या होता है, जैसे पॉजिटिव है आपका, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यदि अपन पॉजिटिव की बात करें ना, तो हमेशा याद रखना, ये जो पॉजिटिव है, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड, जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ना, वो यहां से निकलती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां से रेडिएट आउटवर्ड होती है, ठीक है, यहां से बाहर निकलती है, ठीक है, यहां से बाहर निकलेगी। और यदि आप नेगेटिव की बात करोगे ना, तो यहां पर क्या होता है कि इनवर्ड यहां पर आती है, ठीक है, यहां पर आती है। सर यदि दो पोल हो गए, ठीक है, दो पोल हो गए, पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल। दो पोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दो पोल को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल में क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, दैट्स इट, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पर देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव जब होगा तो लाइंस यहां पर क्या करती है, रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से निकलेंगी। यदि नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर क्या होगा, लाइंस कन्वर्ज करेंगी अंदर टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ आएंगी। अब डाइपोल हुआ मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हुए पास में, तो लाइंस लीव प्लस चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनेट है वहां से क्या होंगी, मतलब लीव करेंगी। पहली बात तो यहां से क्या करेंगी, निकलेंगी। कहां से निकलेंगी, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज है वहां से निकलेंगी, और कहां जाकर मिल जाएंगी, -Q, मतलब नेगेटिव। क्लियर है? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज, दूसरे चार्ज को उसका इफेक्ट महसूस हो सके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब एक बात याद रखना, जब चार्ज स्टेशनरी पर है ना, तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, समझ रहे हो? मतलब डोगेश भाई यदि इस एरिया में नहीं है, यहां पर नहीं है, यदि यहां पर नहीं है और मगर वो यहां पर है और मस्त सो रहे हैं, तब भी डोगेश भाई का इन्फ्लुएंस महसूस होगा, भले ही वो सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतना उन्होंने अपना ऑलरेडी सेट करके रखा है ना, ऑलरेडी उनका जो पास्ट है वो डिफाइन करता है कि भाई मैं इस एरिया का बॉस हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो आप? अब जैसे एक चार्ज ये है, ठीक है, एक चार्ज ये है, अब यहाँ पर एक ये आ जाता है, एक ये आ जाता है, एक नया डोगेश आ जाता है, ठीक है, यह है शेरू, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोले यार, कुत्ते का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, जैकी, ठीक है, यह है जैकी, ठीक है। तो भाई ये जो शेरू है ना, इसको, इसकी जो फील्ड है, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ये उसके पास है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना दूर जाएंगे उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अपन जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जब दोनों को अच्छी तरीके से, दोनों का डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। अब यदि अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं, जो भी मैंने ऊपर बताया वो यहाँ से आप सभी को पता चल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया बात बताऊं आपको, सुनना मेरी बात, क्या है, दो चीजें आप सभी को बढ़िया बता रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। जब यहां पर, ठीक है, ये कोई भी आप एक कंडक्टर ले लो, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बैटरी नहीं है, ठीक है, यहां पर नो बैटरी, बैटरी नहीं है। जब इसके पास बैटरी नहीं है ना,
तब भी कुछ ना कुछ यहाँ पर मोशन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। स्टिल यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। जब बैटरी नहीं होगी तब भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, मगर यहाँ पर जो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड होगी, क्या ड्रिफ्ट, इसकी जो यहाँ पर एवरेज जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी ना, यहाँ पर बोल दे रहा हूँ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, वो होगी 0, इट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है, ये 0 होने वाली है। मगर यदि इसी कंडक्टर में विद बैटरी, यदि आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी, यदि आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी, तो अब पता ड्रिफ्ट स्पीड क्या होने वाली है, ड्रिफ्ट स्पीड होने वाली है E अपॉन M, यहाँ पर क्या हो जाएगा टाउ, ठीक है, टाउ, टाउ बोलते हैं इसको, ठीक है, ये हो जाएगा टाउ। अब मेरी बात सुनो, ये होने वाली है आपकी क्या, पूरी की पूरी ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो कैपिटल ई, पहले बात तो स्मॉल ई पता क्या है, स्मॉल ई होता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, चार्ज ऑन वन। एम का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ कंडक्टर नहीं है ये, इसको बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। ई क्या है सर, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और टाउ पता क्या होता है, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, नॉर्मल रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम में आपको बता रहा हूं कि रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। जैसे क्या होता है कि जैसे ये बैटरी है, जब इसमें चार्ज मूव करता है ना, तो ये एक दूसरे को टकराकर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, दोबारा मैं बताता हूं, टकराकर जाते हैं, ये क्या करते हैं, कोलिजन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलाइड करते टाइम, ठीक है, द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्या आपको सर सीधा क्वेश्चन आ सकता है यार, मेरे हिसाब से ना तो यहाँ पर रिलेशन पूछ ले आपसे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी से चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है ना। मान रहा हूं कि एनडी लेवल के ऊपर इतना हाई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे, मगर फिर भी आप दिमाग में रख सकते हो उसका रिलेशन, और फॉर्मूला भी कोई यार भारी नहीं है, EEM इंटू ई, ठीक है, EEM इंटू टाउ, सीधे तरीके से याद कर सकते हो। तो जब यहाँ पर बैटरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम मोशन में मूव करते हैं, तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है, मगर बैटरी के साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, एवरेज स्पीड, ऐसी एवरेज स्पीड जिसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। मगर यदि आप करंट की बात करोगे, करंट कहाँ फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, करंट फ्लो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है इतना सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है। तो फाइनली यार ये पूरा इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, अब अपन आते हैं करंट के ऊपर। सो नो हियर एंड देयर एनी मोर, लेट्स कट टू द चेस, मतलब कि लेट्स कम टू द पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, किस रेट से फ्लो कर रहा है। तो कभी भी अपन बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज, हम यहाँ पर जैसे चार्ज की बात कर रहे हैं, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी यहाँ पर मतलब रेट होता है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, डिनोमिनेटर में टाइम आ जाता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट करंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड करंट, दिस इज नथिंग बट करंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड करंट थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। क्लियर है सर, मजा आ गया। ये जो करंट है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर। ये जो करंट है, देखो दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो चीजें। अब यहाँ पर जैसे ये करंट है, इसको डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है उससे, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, करंट का सिंबल क्या है, करंट का सिंबल यहाँ पर है आई, ठीक है, करंट को आई से डिनोट करते हैं। मगर इसकी जो एसआई यूनिट है जो कि आखिरी में लगती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल ए, इसको एम्पियर बोलते हैं। ये दोनों आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों यू शुड नो अबाउट इट। अब ये कैसी मतलब कैसी क्वांटिटी है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, मतलब ऐसा अपन बोलते हैं कि इट इज अ टेंसर क्वांटिटी बट अ स्केलर यूनिट, ठीक है। कैसी यूनिट है, टेंसर है मगर एक स्केलर है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बेसिकली ये एक वेक्टर है, मगर एक्चुअली में वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए हम इसको स्केलर बोलते हैं,
ठीक है, इट डज नॉट फॉलो एनी वेक्टर लॉ। तो जितने भी वेक्टर लॉज हैं बनाए गए हैं ये इनको फॉलो नहीं करती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर। मगर एक्चुअली में एक नई कैटेगरी बना दी गई है इसके लिए, इसको बोलते हैं टेंसर। ठीक है, तो ये मेनली टेंसर है। तो ऑप्शन में यदि टेंसर और स्केलर दोनों गिवन है तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी टेंसर। ठीक है, अब यहां पर स्मॉलर यूनिट एक होती मिली एम्पियर और एक होती माइक्रो एम्पियर। तो ये याद रखना, मिली एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मिली एम्पियर है, मतलब होता है 10⁻³ ठीक है एम्पियर। मतलब 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। और एक माइक्रो एम्पियर की यदि अपन बात करेंगे तो 1 माइक्रो एम्पियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। तो सुनना मेरी बात, अब ये जो पूरा का पूरा करंट आपको पता चल गया है, अब ये करंट यदि आपके सर्किट से फ्लो कर रहा है तो एक डिवाइस ऐसी जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। एमीटर इज दैट डिवाइस दैट मेजर्स द करंट इन अ सर्किट व्हिच ऑलवेज कनेक्ट इन द सीरीज, क्योंकि हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि सर्किट में करंट को मेजर करती है, करंट को बताती है। तो इतना क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार से आप चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो ये प्रॉपर नोट्स भी मैं बता दे रहा हूं किस प्रकार से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। बिल्कुल। अब एक बहुत ही प्यारी बात मेरे को आप सभी को बतानी है। बताऊं? बिल्कुल सर बता दो। सुनना, अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा कि जो चार्ज होता है, अपन ने दो चीजें पढ़ी। एक हमने चार्ज पढ़ा, ठीक है, एक चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, और एक हमने अभी आकर करंट का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, दो फॉर्मूले पढ़े। अब आप बोलोगे सर एक ड्रिफ्ट स्पीड भी तो पढ़ा है यार, उसको अपन थोड़ा साइड में कर रहे हैं, वो तो मैंने एज अ नोट करके आपको बता दिया था, EE_m टाउ। ठीक है, EE/m टाउ, वो तो मैंने ऐसे ही करके बता दिया था कि आपको डायरेक्टली कभी पूछ ले रिलेशन। बाकी मेनली तो मैंने दो चीजें बताई ना बस, कि चार्ज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, चार्ज हमने पढ़ा Q = Ne, ये पढ़ा है। बिल्कुल सर ये पढ़ा है। और करंट हमने क्या पढ़ा, I = Q/T, ये पढ़ा है। बिल्कुल सर ये पढ़ा है। तो आप एक बात मेरे को बताओ, Q = Ne जो है, इसको यदि अपन यहां पुट कर देंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, I = Ne/T, ये आ जाएगा। बिल्कुल सर ये आ जाएगा, I = Ne/T। समझ में आया? ये एक नया फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे करके भी आप करंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर और बढ़िया तरीके से पता चलेगा। एक ये चीज याद रख लेना, और दो चीज अपने दिमाग में फिट क्या कर लेना कि 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर याद रखना, और 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻6 एम्पियर। बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करें, इफ द करंट थ्रू अ इलेक्ट्रिकल मशीन, एक मिनट चार्जर लगा ले, ओके। इफ द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब एक इलेक्ट्रिकल मशीन में से जो करंट पास कर रहा है, रनिंग ऑन डायरेक्ट करंट इज 15 एम्पियर। ठीक है, जो करंट पास कर रहा है, अपन बात करें I = कितना है, 15 एम्पियर का यहाँ से करंट पास कर रहा है। एंड द मशीन रन्स फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पर मशीन 10 मिनट्स के लिए रन कर रही है। तो टाइम यहाँ पर कितना गिवन है, 10 मिनट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को डिकोड करना सिखा रहा हूँ। पहले आपको 15 एम्पियर दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या गिवन है, तो आप इसकी यूनिट देखो। यूनिट क्या है, यहाँ पर एम्पियर गिवन है, तो 15 एम्पियर आपको करंट गिवन है। फिर 10 मिनट, मिनट का ही यूनिट है टाइम की, तो यहाँ पर टाइम = 10 मिनट गिवन है। आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है चार्ज, चार्ज आपसे पूछ रहा है। तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर यूनिट देख लो, C मतलब कूलॉम। ठीक है, तो चार्ज हमको बताना है, तो चार्ज यहाँ पर क्या कर लो, चार्ज कर लो Q। तो Q क्या होता है, Q = IT होता है क्या, कैसे होता है IT, ये हमको Q बताना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, I = Q/T होता है, ये हम सभी ने पढ़ा है। तो Q = I × T। बिल्कुल सर ये होने वाला है। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर गाइस, डालो ना फॉर्मूले में, Q = I कितना है, 15। मगर मेरी बात याद रखना, ये जो जितनी भी चीजें हैं, यदि आपको दिख रहा है ऑप्शन आपकी SI यूनिट में डला हुआ है, तो जितनी भी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करने वाले हो सारी की सारी SI यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 मिनट में है, तो भाई इसको पहले सेकंड में करो। तो 10 मिनट है, तो मिनट में अपन काय का 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 150 × 60। ठीक है, 6 5 30 0। ठीक है, 6 1 6 9, और यहाँ पर 00 लगा दो। तो ऑप्शन नंबर D इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। क्लियर है सभी को? और यहाँ पर कूलॉम है। बढ़िया सर। सेम क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है, अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पर दोबारा आपको वही दिया है यार, आपको I दे रखा है 0.6 एम्पियर, आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है 10 मिनट्स का। अब 10 मिनट्स का टाइम दे रखा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज कितना होगा। अब मैं क्या, आप सभी को पता है I = Q/T।
तो Q इज गोइंग टू बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। तो I आपका 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, सॉल्व कैसे करें यहाँ पर देखो, अपन आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। यदि कभी भी ऐसा हो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब आपको डेसिमल भी दिया हो और साथ में आपको एकदम सीधी डिजिट भी दी हो, तो आप कुछ मत करो, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पर आएगा 10, 10 से 10 कैंसल, 6 6 36 और 0 कूलम, ये आ गया आंसर। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज है, तो ये वाला मैं आप सभी को नहीं करवाने वाला हूं, आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने लेवल पे कर लेना। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है यार, चीजें बहुत आसान है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइस कि कंसेप्ट तगड़े रखो। जो थ्योरी में आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये थ्योरी और कंसेप्ट, ये सारी चीजें एकदम अपने दिमाग में फिट कर लो मेरे साथ। आप कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पर फोड़ने वाले हो, और न्यूमेरिकल की तो मैं इस बार इतनी तगड़े लेवल की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं ना आप सभी को, एकदम आराम से सारी चीजें एकदम एनर्जी के साथ बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपन सॉल्व करने वाले। इसलिए मैं वन शॉट नहीं ले रहा हूँ, छोटे 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 सेशन करके, ताकि आपको भी रिविजन करने का टाइम मिले और रिविजन भी बढ़िया तरीके से कर पाओ और सारी चीजें क्लियर हो सके। हाँ, इफ यू टॉक अबाउट मरून वॉरियर्स का जो हमारा बैच है, यहाँ पर अब सिर्फ जीईटी के लिए ही नहीं, ठीक है, नॉट ओनली जीईटी, बट जीईटी के साथ यहाँ पर जो मैंने दिवाली पर आपको गिफ्ट दिया है दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स का भी यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपको करवाने वाले हैं, मगर मैथ्स की जितनी भी क्लासेस हैं ये सिर्फ हमारे मरून वॉरियर्स को मिलने वाली है, और इसका कोई कोर्स ज्यादा है नहीं, 899 रुपए का कोर्स है। ठीक है, जिसमें आपको जीईटी और मैथ्स दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। हाँ, जीईटी के जितने भी सेशन हैं वो यूट्यूब के ऊपर होने वाले हैं, मगर जिसका एनोटेड पीडीएफ, शॉर्ट टेस्ट, वीकली मॉक्स, रिवीजन कैप्सूल, जीमीट के सेशन, पर्सनल मेंटोरशिप, इंटरेक्शन, डाउट क्लियरिंग सेशन, सपोर्टिंग टीम का एक्सेस, ये सारे के सारे यहाँ पर मरून वॉरियर का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप जो कि बनाया जाएगा, मरून वॉरियर का टास्क ग्रुप, मरून वॉरियर्स का जीडी, ये सारी की सारी चीजें हियर यू कैन सी, ये सारी की सारी चीजें आप सभी को, ठीक है, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, ये सिर्फ मरून वॉरियर्स को दिए जाएंगे। मैथ्स के लिए भी सेम है, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि मैथ्स की जितनी भी क्लासेस हैं वो अभी आपको आदित्य भैया कहाँ पर दे रहे होंगे, सिर्फ मरून वॉरियर्स को दे रहे होंगे। ये आदित्य भैया का खुद का अपना डिसीजन था, ठीक है, कि इनिशियली जितनी भी उनकी क्लासेस हैं वो सारी चीजें मरून वॉरियर्स को मिलने वाली है एज अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, तो बाकी कई लोग बोल रहे थे कि ओनली मैथ्स का एक अलग से बैच लेकर आइए क्योंकि सेशन आपको यहाँ से मिल रहा है। अरे तो ओनली भाई आप ये वाला ले लो, आप मेरे क्लासेस यूट्यूब से लगा लेना, ठीक है, और मैथ्स आप वहां से पढ़ लेना। 899 कौन सा ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट आपको गिवन है, ये गिवन है 150 मिली एम्पियर। तो 150 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 मिली एम्पियर। अब आया ना, अब करो आप सवाल सॉल्व, देखता हूं किस किस से बनता है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 मिनट, टाइम 2 मिनट दे रखा है। सर 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सेकंड और एम्पियर में क्यों लिखा, क्योंकि ये एसआई यूनिट है ना बच्चे, दीज आर दी एसआई यूनिट। तो फाइंड करते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज, है तो सेम क्वेश्चन मगर काफी बढ़िया तरीके से पूछ रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यही होता है। तो आपसे Q पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू IT, ये हो जाएगा। I कितना गिवन होगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। T कितना है, T होने वाला है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 60, यही होने वाला है। अब सॉल्व कैसे करोगे बढ़िया तरीके से, तरीका बताओ भैया। देखो मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ। ये 15 150 है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 है, तो आप इसको नीचे लेकर जाओगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा ना। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 60। अब मेरी बात सुनो, 10 टू द पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, सर 1 जितनी भी पावर है उतने 1 के साथ 0 लगा लो, 1 2 3, 3 पावर थी 3 लगा लो, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो फाइनली क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब कि 18 कूलम इज द करेक्ट आंसर। क्या प्यारा सवाल था, मजा आया। तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लेकर आना है, ठीक है, मैं सिर्फ सही आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूं जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है उन कठिन सवालों को फोड़ने के लिए, जो कि हो सकता है आगे आ जाए। ठीक है, हो सकता है, कठिन तो कुछ होता नहीं है, कठिन वगैरह तो कुछ आप जीएटी का लेवल देख रहे हो। ठीक है, मैं तो हर बार एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई यूपीएससी अपना लेवल बढ़ाए, मगर वो बढ़ाती नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके भी। अब बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, जो कि आपके अंदर है एनडीए एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब मेरी बात सुनो,
अभी आप जिस पॉइंट के ऊपर हो ना, अभी आप जैसे जो भी आपका लेवल है, फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट के ऊपर हो, अभी आपकी तैयारी यहां पर है, ठीक है, ये ए पॉइंट पर है, तो आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपने आप को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हो, अप टू इंफिनिटी। मगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, सारे के सारे मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से इंफिनिटी पर ले जाने के लिए कितना वर्क डन लगा, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, एक चार्ज को कितना वर्क डन लगा, एक पर्टिकुलर चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से इंफिनिटी पर ले जाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू W/Q। V का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W का मतलब क्या होता है सर? वर्क डन। Q का मतलब क्या होता है? चार्ज, जो कि अभी मैंने बता दिया। आपको एक प्यारी बात बताऊं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इसका सिंबल, ठीक है, और SI यूनिट दोनों के दोनों सेम है। सिंबल इसका V है, SI यूनिट भी क्या है? V है, मतलब वोल्ट। इसको वोल्ट से हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन। क्लियर है? बढ़िया सर। अब बच्चे को दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, मेरी बात ध्यान से सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। समझ रहे हो? दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अब यहां पर देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये A है, ये B है। इन दोनों के बीच में जब एक चार्ज, ठीक है, जब एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कितना वर्क डन कर रहा है, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और एक तरीका बताऊं आपको, यदि यहां पर VA है और यदि यहां पर VV है, तो इन दोनों के बीच में पता कितना होगा? VV माइनस VA, बस। मतलब या फिर जो भी ज्यादा होगा उससे छोटा वाला माइनस कर दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। VAV कितना हो जाएगा? VA माइनस VB। क्लियर है सभी को? बिल्कुल भाई, क्लियर है। अब यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ऐसा यूनिट वोल्ट है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। V इज इक्वल टू W/Q, ये इसका फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अब एक डिवाइस आपको याद है, एमीटर। एमीटर का काम क्या था? करंट को मेजर करना, ठीक है, पूरे के पूरे सर्किट में। अब एक ऐसी डिवाइस जो कि मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इट इज नथिंग बट विच इज अ हाई रेजिस्टेंट डिवाइस। इसको बोलते हैं वोल्टमीटर, जो कि हमेशा पैरेलल में लगती है। एक बहुत ही प्यारी बात आप सभी को बताऊं, यहां पर देखो, सुनना मेरी बात। एक ऐसी डिवाइस, ठीक है, जो कि क्या करती है? मेजर करती है, ठीक है। देखो, करंट को मेजर करती है। एक डिवाइस ऐसी है जो कि करंट को क्या करती है? डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करना, डिटेक्ट इट्स प्रेजेंस, ठीक है, कि ये है या नहीं है। एक डिवाइस ऐसी है जो कि करंट को जनरेट करती है, ठीक है। तीनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं जो बता रहा हूं याद रखना, जो मेजर करती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमीटर। इट इज कॉल्ड एमीटर, ठीक है। और ऐसी डिवाइस जो कि प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है, ठीक है, जिसको डिटेक्ट करती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और जनरेट करने का काम क्या होता है? जनरेटर का। बिजली यहां से जनरेट होती है, इसको जनरेटर बोलते हैं। क्लियर है? तीनों डिवाइस। और हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या करता है? जो पोटेंशियल हमारा है वही करती है वोल्टमीटर। चलो बढ़िया है सर, अच्छी बात है। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर सारी चीजें देखो, एक बात बता रहा हूँ आप सभी को, जैसे MV है, ठीक है, तो मिली का मतलब यहाँ पर भी 10⁻³ है। माइक्रो आ गया तो माइक्रो का मतलब यहाँ भी 10⁻⁻6 है। यदि कैपिटल के आ गया मतलब 10⁻³ मतलब किलो, और कैपिटल M आ गया तो याद रखना भाई, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है 1 मिली वोल्ट और एक होता है 1 मेगा वोल्ट, दोनों में अंतर है। इसका क्या होता है? 10⁻³ वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? 10⁻6 वोल्ट। याद रखना, नहीं तो आप यहाँ पर 3 कर दो। और 1 माइक्रो वोल्ट,
1 माइक्रो वोल्ट ये कितना होता है 10⁻⁻⁶ वोल्ट। ये थोड़ा अपने दिमाग में याद रखना, हर एक छोटी चीज यहां पर मैं बता रहा हूं आप सभी को। चलो तो यहां पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV, ठीक है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप सभी को V कितना दे रखा है भाई 1 किलो वोल्ट, मतलब कि 1000 वोल्ट। बढ़िया सर। देन द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी वो गेन करेगा, हमको एनर्जी बताना है, ठीक है। एनर्जी सर मतलब ये क्या चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और एनर्जी। अभी तो सर हमने वो वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है मैकेनिक्स का, वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन के ऊपर जरा आप गौर फरमाओगे तो मतलब जब आप देखोगे 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻16, आपको कहीं ना कहीं रिलेट होगा कि सर इट इज रिलेटेड टू Q इज इक्वल टू NE, कहीं ना कहीं इससे रिलेट हो रहा है। मगर सर पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V इज इक्वल टू W/Q, ये होता है सर। अब हमसे एनर्जी पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है छोटी क्लास में पढ़ाया गया है कि वर्क डन और एनर्जी को सेम कंसिडर किया जाता है। तो एनर्जी की जगह आप वर्क डन लिख सकते हो, वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या है जूल, एनर्जी की क्या है जूल, दोनों की सेम है ना। तो आपने वर्क डन को क्या लिखा है यहाँ पर एनर्जी, तो यहाँ पर क्या वोल्ट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एनर्जी अपॉन चार्ज। तो आपको ये गिवन है कितना 1000, ये तो आपको 1000 गिवन है, मगर क्यू नहीं पता है। अरे क्यू भी तो पता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पता है ना, ये तो पता है आपको। जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल, सॉरी एनर्जी क्योंकि निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जूल। क्लियर है सभी को। अब सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस वी टॉक अबाउट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वी टॉक अबाउट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने नेगेटिव नहीं लगाया, यहाँ पर पॉजिटिव लगाया। मजा आया कि नहीं। दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू हिट, ठीक है। यहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ लिया, तब क्या करोगे कि हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम दिस टू दिस। तो V इज इक्वल टू W/Q आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q। तो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q कितना दे रखा है, Q आपको दे रखा है 2, मगर V का मतलब आपको नहीं पता। सर V तो यहाँ पर 2 दिए हैं, V1 दे रखा है 118, V2 दे रखा है 128। चेंज इन V कितना हो जाएगा, चेंज इन V इज गोइंग टू बी 10 हो जाएगा 10। तो आप यहाँ पर ये वाला डालो, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज गोइंग टू बी 20 जूल। समझ में आया। तो आपको ये भी बता दिया मैंने, यदि आपको 2 पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो किस प्रकार से आप वहां पर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने वाले हो। मजा आया सभी को। अब चेंज पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा एक प्रकार से इस प्रकार वाले, मतलब ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर यूपीएससी एनडीए में देखने को मिलता है, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, ठीक है। तो एक चीज मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद, ठीक है। ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मगर मेरी बात आप सारे के सारे ध्यान से सुनिए, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको पता है मतलब जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। यदि अपन करंट की बात करें, ये जो करंट है ये फ्लो कर रहा है ना, तो दिमाग में आता है क्वेश्चन वाई, ठीक है, क्यों फ्लो कर रहा है। क्योंकि पता यहां पर पता क्या है, एक डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तभी तो फ्लो होगा, तभी तो मूवमेंट होगा। आज आप मेरे से पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि पहले जहां से आप पढ़ रहे थे वहां पर कुछ डिफरेंस था, ठीक है। वो और मेरे में बहुत अंतर है, समझ रहे हो, इसलिए आप मेरे पास, मतलब इसलिए तो यहां पर मूवमेंट हुआ। दैट्स व्हाई द मोमेंट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स मी। व्हाई, बिकॉज आई गेव समथिंग डिफरेंट टू माय स्टूडेंट्स, समझ रहे हो, इसलिए ये डिफरेंट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने डिफ्यूजन पढ़ा एक तरीके से, द मोमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब कहीं पर भी डिफरेंस हुआ। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक काम करो, आप ये बना लो, ठीक है, ये 2 मतलब वेसल है विच आर कनेक्टेड बाय एक ट्यूब नीचे से। यहाँ पर यदि पानी, आप एक बात बताओ, इतना पानी यहाँ पर है और यहाँ पर पानी इतना है, तो इसका मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा सर, यहाँ से यहाँ होगा, बिल्कुल सर, यहाँ से यहाँ होगा। तो उसी प्रकार से मेरी जान, यदि एक बैटरी है, ठीक है,
ये एक बैटरी है, ठीक है, सेल सेल नहीं है, चलो सेल कंसिडर कर लो, ठीक है, बैटरी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अपन ने ये सेल लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पता है एक रीजन बताऊं ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है? अरे ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, और ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, ठीक है। और जब ये सर्किट कंप्लीट होता है ना, जब ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट होता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो तभी आप बोलते हो आपका जो करंट है वो कहां से कहां जा रहा है, वो जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आया फंडा? अब सेल का यहां पर क्या काम है? सेल ने ऐसा क्या करा? सेल ने क्या करा? व्हाट सेल गेव? सेल का काम है, सेल ने प्रोवाइड करा पोटेंशियल डिफरेंस, सेल प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया सर्किट के बीच में, और जिस डिफरेंस की वजह से करंट को मूव होना पड़ा, चार्जेस को फ्लो करना पड़ा फ्रॉम हाई टू लो, मतलब फ्रॉम प्लस टू माइनस। समझ में आया? तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस यदि चेंज, तो इसका असर कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि यदि बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है तो याद रखना करंट सेम नहीं हो सकता है, करंट सेम नहीं होगा, चेंज हो जाएगा करंट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपने चेंज करा है ना। आप जब डिफरेंस आपने पूरा जो स्ट्रक्चर सेट करके रखा था, जो डिफरेंस जो कि करंट को फ्लो कराता है वही चेंज हो गया, तो करंट इज नॉट गोना बी द सेम, ठीक है। इन जो दो न्यूमेरिकल है इसमें बच्चा यही गलती करने वाला है, जिनको मैं करवाने वाला हूं रेजिस्टेंट करवाने के बाद। तो पहले रेजिस्टेंस को देखते हैं जिसका बेस है ओम्स अंकल का लॉ, ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। अब सारे के सारे स्टूडेंट मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। एक ओमवीर नाम के सर थे, क्या नाम है? ओमवीर। ओमवीर नाम अपन ने ही नामकरण कर दिया, वीर तो मैंने लगाया यार। तो ये पता क्या है, सुनो मेरी बात। ओम्स अंकल के लॉ पता क्या बोलते हैं? ही शोड द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन बताया। पता क्या बोला? इन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट विच इज डिनोटेड बाय I। ये बोला, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है तो करंट ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट कम होगा। और पता है जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो यहां पर क्या लग जाता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम लोग ने बोला R। और अब ये जो R यहां पर कांस्टेंट निकल कर आ रहा है ना, ये पता है क्या है? ये है कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को कहा जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझे? समझे? समझ में आया सभी को? तो इसलिए मैंने वीर बोला था। क्यों पता है वीर क्यों बोला? ओम वीर लिखा आपने V, तो V इज इक्वल टू IR आपको याद आ जाएगा ठीक है, इसलिए यहां पर। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं यार। और एक और बात भाई, मेरे को ना ये सब बोलने की आदत नहीं है यार। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, ठीक है, ये फालतू काम मेरे को करने की आदत नहीं है, ठीक है। यदि लग रहा है ना सही ढंग का मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई यदि तुम्हारा दोस्त वगैरह है जो एनडी की तैयारी कर रहा है उसको चैनल शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, सुनो मेरी बात। गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का दोनों के बीच का रिलेशनशिप। तो अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर R निकल कर आया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब एक बात बताऊं, बहुत ही प्यारी बात आप सभी को, बिल्कुल सर। यहाँ से ना एक बहुत बढ़िया चीज आपको सीखने को मिली सर। क्या? सुनो सुनो, कि आपने सिर्फ V इज इक्वल टू IR नहीं निकालना है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं निकालना है, आपने बहुत सारे फॉर्मूले निकाले हैं। I को इधर लेकर आ जाओ, V अपॉन I इज इक्वल टू R निकाला है, एक फॉर्मूला ये निकाला है। R को इधर लेकर आ जाओ, V अपॉन R इज इक्वल टू I निकाला है। मतलब आपने 3 फॉर्मूले यहां से जनरेट करे हैं, 1 2 3, और इन्हीं सब का यूज करके वी आर गोइंग टू बी लाइक वाओ, ठीक है। चलो अब यहां पर सुनिए, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अभी पढ़ेंगे कैसे है करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर तो आपको दिख रहा है करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
ठीक है। देखिए दो प्रकार के रेजिस्टर होते हैं, एक होते हैं ओमिक रेजिस्टर और वो होते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टर। ओमिक रेजिस्टर वो होते हैं दैट फॉलोज ओम्स लॉ। ठीक है, ओमिक रेजिस्टर्स वो होते हैं दैट फॉलो ओम्स लॉ, जो कि ओम्स के लॉ को, ठीक है, फॉलो करते हैं। और ओम्स की लॉ ना सिर्फ ओमिक रेजिस्टर को ही फॉलो करती है। अब ये क्या बताती है कि लीनियरली इंक्रीज इन करंट ड्यू टू लीनियरली इंक्रीज इन वोल्टेज। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक प्यारी बात बता रहा हूं, सुनो सारे के सारे बच्चे। ये देखो, ये ग्राफ बना है सर, ये ग्राफ बना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अपन क्या करते हैं, इधर करंट को रखते हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से, इधर करंट को रखा और यहां अपन किसको रखते हैं, वोल्टेज को रखते हैं, ये वोल्टेज रखा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये करंट है I, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये है, ठीक है। इसका कोई ना कोई स्लोप होगा, ये क्या होता है, स्लोप होता है। और स्लोप हमेशा क्या होता है, स्लोप क्या होता है सर, स्लोप हमने पढ़ा है, हमको मैथ्स में पढ़ाया है, स्लोप होता है सर y बाई एक्स, y अपॉन एक्स। y के ऊपर क्या बैठा हुआ है सर, y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, y के ऊपर क्या है, करंट है, यहां पर क्या है, करंट है, और x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर वोल्टेज है, ठीक है। तो सर ये हो गया I अपॉन V, ये किसके बराबर है, अरे अभी तो पढ़ा I अपॉन V किसके बराबर है, मैंने बोला ना, आपने सिर्फ V इज इक्वल टू आई आर नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ V इज इक्वल टू आई आर नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना नहीं पढ़ा है, आपने पता क्या करा है, आप इसको लेकर जाओ उधर, ठीक है, आप I को उधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R। इसका स्लोप I अपॉन V R है, तो यदि V अपॉन I R के बराबर है, ठीक है, तो I अपॉन V किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R के बराबर होगा, उल्टा कर दो, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, 1 अपॉन R। तो याद रखना, जो जितने भी हमारे ओमिक रेजिस्टर होते हैं, ठीक है, ओमिक रेजिस्टर का यदि आप ग्राफ बनाते हो ना, करंट और वोल्ट का, ठीक है, करंट और वोल्टेज का, तो उसका जो फाइनल स्लोप निकल कर आता है वो क्या है, 1 अपॉन R। आपने निकाल लिया, मैंने आपको निकालना बता दिया, तो इसका जो स्लोप है वो क्या हो, किसके बराबर होता है, 1 अपॉन R के बराबर। क्लियर है, अब भी आपको पूरा का पूरा डिराइव करके बता दिया आपकी आंखों के सामने। और हाँ, नॉन ओमिक रेजिस्टर क्या होता है, नॉन ओमिक रेजिस्टर ऐसा है कि यहां पर मतलब लीनियरली नहीं बढ़ता है, ठीक है, मतलब कि करंट जो है वो लीनियरली नहीं बढ़ता है, वोल्टेज के इंक्रीज होने से नॉन लीनियरली बढ़ता है, बढ़ेगा तो बढ़ना तो पड़ेगा मगर नॉन लीनियरली, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो मैं सारे के सारे ऑप्शन तो आप बाद में रीड कर लेना, मगर जब आप आखिरी वाले ऑप्शन के ऊपर गौर फरमाओगे, क्या लिखा हुआ है, ऑल होमोजेनस मटेरियल ओबे ओम्स लॉ, मतलब जितने भी मटेरियल है होमोजेनस मटेरियल, क्या वो सारे के सारे ओम्स लॉ को फॉलो करते, नहीं, सिर्फ जितने भी ओमिक मटेरियल है ना, जितने भी ओमिक मटेरियल है, ओनली ओमिक मटेरियल फॉलोज, ओनली ओमिक मटेरियल फॉलो, ठीक है। तो यहां पर ये जो सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट, जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है, ये गलत है, हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज एकदम सही, ठीक। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक करंट, आपको रेजिस्टेंस दिया है, फिर बोल रहा है कि लेंथ बढ़ा दी, ये कर दी, तो सर ये इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे, अरे अपन भी खड़े हुए हैं ना, अपन भी लेंथ बढ़ाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, बट आई वांट दैट मोटिवेशन इन यू, ठीक है, द फायर दैट यू वर हैविंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, द सेम फायर आई वांट यू टिल द एंड ऑफ द सेशन, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम माय डिफेंस एस्पिरेंट्स, ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, एनी हाउ वी हैव टू फिनिश इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, एनी हाउ आई हैव टू फिनिश इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ने का मन नहीं है, ब्रेक लो, क्विट नहीं करना है, ब्रेक ले लो, क्विट नहीं करना है, ब्रेक लेने के बाद तुरंत आना है, ब्रेक कितनी देर का लेना है, 4 से 5 मिनट, दैट्स इट, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली हियर, ठीक है, आपने क्या करा, आपने उठाया कंडक्टर, कंडक्टर मतलब यार कभी भी मैं कंडक्टर बोलूं सर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर मतलब तो बस का कंडक्टर भी होता है टिकट काटता है वो भी कंडक्टर, अरे कंडक्टर मेरी जान वो नहीं है, कंडक्टर मतलब कोई भी आप एक वायर अज्यूम कर लो, ठीक है, वायर, ठीक है। अब एक बात मेरे को बताओ, यदि कोई एक वायर है, ये ठीक है, ये एक वायर है, इस वायर को एक बात बता भाई, तूने यदि, रुकना जरा, वायर को जोड़ दूं, बिल्कुल सर, ओके, ऑल राइट, इस वायर को यदि एक बात बता, तूने इसको स्ट्रेच करा, खींच दिया, तो आप यहां पर ग्रिप लेकर, यहां पर ग्रिप करोगे, ऐसे दबाओगे और फिर खींचोगे, तो ये जो वायर है इसकी दो क्वालिटीज हैं,
दो क्वालिटी कौन कौन सी है? दो क्वालिटी, दो कैरेक्टरिस्टिक। पहली है इसकी मोटाई, ठीक है, और दूसरी है इसकी लंबाई। दो चीज है। जो मोटाई है अपन इसको एक नाम दे देते हैं, क्या सर? एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है सर। और जो इसकी लंबाई है उसको अपन नाम ले देते हैं लेंथ। तो आप एक बात बताओ, जब तुम एक वायर को, इफ वायर को आप स्ट्रेच करोगे, यदि एक वायर को स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा सर? जो उसकी मोटाई है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर, ये कम होने वाला है, और जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपने उसको खींचा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज ए, और जो आपको ऐसा दिख रहा है लंबा, दिस इज एल। तो एरिया कम होगा और लेंथ बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन भी आता है ना, वाई। सारे तो आपको बता देंगे मगर कोई रीजन भी तो बताएगा ना यार। आप एक बात बताओ, वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह कांस्टेंट रहती है, ठीक है। वॉल्यूम को तो कांस्टेंट रहना पड़ेगा ना। वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये पढ़ा होगा आपने बचपन में, नहीं पढ़ा तो अब बता दे रहा हूँ, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो भाई यदि आप सभी को पता है कि एक चीज तो हमेशा सेम रहने वाली है, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हर जगह सेम रहता है। तो यदि आपने एरिया बढ़ाया है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो पक्की बात है लेंथ को 2 से डिवाइड कर देना। तो 2 से 2 इनडायरेक्टली कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? सेम एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एरिया बढ़ा मतलब लेंथ बढ़ी, एरिया कम होगा, बस यही फंडा होने वाला है। तो करे क्वेश्चन वगैरह करके देखते हैं यार, ठीक है, आपको और बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। मगर कैसे होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपन बिल्कुल अब भी अपन करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। मगर कैसे है, कैसे निकलेगा, बताऊं आपको। ये पता चलता है उसके पहले आपको एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रेजिस्टेंस। जिसका नाम है रेजिस्टेंस। डोंट वरी, ये वाला जो क्वेश्चन ऊपर छोड़ा है ना, इसको नीचे लेकर आता हूं और ये वाले क्वेश्चन को भी अपन फोड़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो यहां पर देखो, अब बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, रुकावट, ठीक है। रुकावट का मतलब, एक मिनट, रुकावट का मतलब कि अरे यार रेजिस्ट करना, ठीक है, हिंड्रेंस, ठीक है, ब्रेकेज, स्टॉप करना, तो रुकावट करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन करना। तो द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होने वाला है? अरे अभी तो आपने निकाला, आपने क्या निकाला था? आपने V इज इक्वल टू आई आर निकाला। यस सर। तो V अपॉन आई को इधर भेज दो, R जिसका भी फॉर्मूला निकालना है उसको अकेला कर दो, ठीक है, उसका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इसी को आप यहां लेकर आ जाओ। R इज नथिंग बट व्हाट? V अपॉन आई। ये आ गया, R इज नथिंग बट V अपॉन आई। ये फॉर्मूला आ गया। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, एक बात यहां से स्पेसिफाई होती है, आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा कि जो R है ना, ये R और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रटना नहीं है। आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब आपने रुकावट बढ़ा दी, ठीक है। अब ज्यादा रुक रहा है, ठीक है, रोक रहा है करंट को, तो करंट बढ़ेगा या कम होगा? अरे करंट कम होगा ना, करंट का फ्लो कम होगा। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी वैसा ही है। यदि आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया, मतलब रुकावट कम कर दी, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। दैट्स इट। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। एक बहुत ही प्यारी चीज आप सभी को बता रहा हूं। जो रेजिस्टेंस है ना, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला यहां पर होता है लेंथ। पहला क्या होता है? लेंथ। दूसरा क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा क्या होता है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको, डोंट वरी। R is directly proportional to length। बिल्कुल, R is directly proportional to length। एरिया के R is inversely proportional to A। समझ रहे हो? जब दोनों के दोनों साथ में कंबाइन होते हैं तो पता क्या बन जाता है? R is directly proportional to L but inversely proportional to A। यही चीज जब आगे जाती है, ठीक है, यही चीज जब आगे जाती है तो सब सेम रहता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे
L अपॉन ए, तो यहां पर एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको बोलते हैं रो, ठीक है, जिसको बोलते हैं रो। और रो का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी, बस। तो रेजिस्टिविटी से कैसे डिपेंड कर रहा है यार? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर एक बात बताइए, रेजिस्टिविटी का मतलब भी यही होता है, एबिलिटी टू स्टॉप द करंट, ठीक है, कहीं पर भी विटी आ गया आखिरी में तो मतलब एबिलिटी। रेजिस्टेंस का मतलब भी यही होता है कि करंट को रोकना है। मगर सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या है? क्वेश्चन आता है ना, सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही। तो बच्चे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर मैं बताता हूं आपको, उसके पहले रेजिस्टेंस अच्छे से पढ़ लो। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, वो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ऐसा यूनिट होती है ओम, इसको ओम बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ओम, ठीक है, इसको बोलेंगे ओम। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और इसको वोल्ट अपॉन एम्पियर भी इसकी ऐसा यूनिट आप बोल सकते हो। कैसे करके बोल सकते हो? ऐसा यूनिट तो खैर ओम है, इसको ऐसे निकाला है कि V वोल्ट है और एम्पियर तो वोल्ट पर एम्पियर, ऐसे करके निकाल दिया। ये डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि रेजिस्टिविटी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन फोड़ देते हैं, थोड़ा सा अपन क्या रेजिस्टिविटी भी देख लेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ, सुनो मेरी बात। आपने R इज इक्वल टू क्या निकाला? एक फॉर्मूला अपने दिमाग में याद कर लो, रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए। तो R इज इक्वल टू बच्चे रो एल अपॉन ए निकाला। यदि तुमने इसको याद कर लिया ना, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, यदि तू इसको समझ गया तो पता है तेरे को फॉर्मूला काय का याद हो गया, तेरे को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी याद हो गया। अरे कुछ मत कर, ये रेजिस्टिविटी इसको अकेला कर दे, सबको उधर भेज दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, ये आ गई रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का भी आ गया, ये याद हो गया। और यदि ये चीज समझ ली जो कि ऑलरेडी आप समझ गए हो, तो आप अभी जो सवाल मैं करवाने वाला हूं वो ठोकने वाले हो। कैसे करके? ये देखो, ठीक है। तो आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम, ठीक है, इज यूज्ड। इस वायर को भाई क्या करा है? इस स्ट्रेच टू लेंथ डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मानकर चलो कि लेंथ शुरू में L थी, अब लेंथ क्या हो गई? 2L, अब 2L हो गई। अब बताना है कि करंट कितना होने वाला है, ठीक है, करंट कितना होगा। तो मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यदि लेंथ डबल कर दी तो आपका आर डबल हो जाएगा, समझना मेरी बात को, ठीक है। यदि लेंथ डबल कर दी, सुनना, लेंथ आपने 2x करी है तो 2x क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा सर, रेजिस्टेंस भी 2x हो जाएगा। अब यदि रेजिस्टेंस 2x है तो करंट क्या हो जाएगा? सर करंट तो हाफ हो जाएगा ना, करंट तो आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस एंड करंट दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पता है बच्चा गलती क्या करता है यहाँ पर? गलती ये करता है, वो ये नहीं देखता कि यहाँ पर करंट गिवन है, यहाँ पर वो करंट का पूछ रहा है। इट इज आस्किंग यू अबाउट करंट जेंटलमैन, इट इज आस्किंग यू अबाउट द करंट, ठीक है, इट इज नॉट आस्किंग यू अबाउट द रेजिस्टेंस। इफ इट हैज आस्क्ड अबाउट रेजिस्टेंस तो आप क्या करते हैं? वो भी डबल कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां पर हाफ हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L। अच्छा, तो यहां पर लिखते जाया करो, जैसे ये इतनी लाइन पड़ी, आपने यहां पर L लिख दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, अच्छा A लिख दिया, कितना है? इज X ओम, X उसका रेजिस्टेंस है, ओके। इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, ठीक है, आपने क्या करा? उसकी लेंथ डबल कर दी, तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा? आपने लेंथ को 2L कर दिया। तो आप सभी को पता है यार, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा है तो इसमें भी आंख बंद करके 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? लेंथ आपने बढ़ाई है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है सभी को? बढ़िया सर, मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे फोड़ते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे फोड़ा जाता है बच्चे, इसको अपन ठीक है, 2 हिस्से में करते हैं। यहां पर आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, जो ग्राफ अभी मैंने आपको बताया था ये वही ग्राफ है। अब यहां पर पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा। तो 2 मेथड से अपन करते हैं, ठीक है। कैसे? एक काम करो, एक बार आप इसका क्या करो, करंट कांस्टेंट करो। करंट क्या है? ये करंट है ना, और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आप थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट करो करंट को। ये सर ये करंट को कांस्टेंट कर दिया। तो अब एक बात बताओ, ये क्या होगा? ये है V1, ये क्या होगा सर? ये है V2, ठीक है। और ये क्या होगा? ये होगा V3, ठीक है। ये V3 हो गया, बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुनना, आप सभी को एक बात पता है, R इज इक्वल टू, पहली बात तो R इज इक्वल टू नहीं, हमको V इज इक्वल टू आई आर पता है। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू R पता है, इतना पता है। तो आप एक बात बताओ, V और R दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दोनों है। मतलब यहां पर इस केस में तो यदि V बढ़ा तो R बढ़ा, मतलब सेम कंडीशन दोनों फॉलो करेंगे। तो आप एक बात बताओ, जो जितना इधर होगा वो इस केस में आगे होगा। तो V3, यहां पर ये V3 है, इज ग्रेटर देन V2, इज ग्रेटर देन V1, ऐसा है? बिल्कुल सर। रेजिस्टेंस का कैसा होगा? रेजिस्टेंस का भी सेम होने वाला है। R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, दैट्स इट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 3 2 1। क्लियर है? एक गलती कर दी हमने, बताऊं? ये 3 है तो ये V3 होगा ना, और ये V3 है तो ये जो 2 है ये 2 होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V1। तो R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R1। तो 2 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 3, फिर सबसे छोटा 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? समझ में आया सभी को? चलो एक और तरीके से बताता हूं। आपने अभी ये कांस्टेंट लिया ना, आप एक काम करो, ये कांस्टेंट ले लो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ले लो। तो अब यहां पर ये जो है ये आपका क्या है? I1, ठीक है। यहां पर जो है ये क्या है? ये है I2। यहां पर I2 क्यों यार? I3 है, ये I3। ये वाला जो है ये क्या है? ये I2 है। तो आप सभी को यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि I1 ऊपर है तो ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2। ये समझ में आया? और जब हमको पता है कि V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है, तो I बढ़ेगा तो R कम होगा। तो यहां पर कैसा हो जाएगा? R1 इज लेस देन R3 इज लेस देन R2। तो यहां पर क्लियरली ये जो ऑप्शन है एज इट इज, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका। मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। जूस कहाँ है? शिनचैन की याद दिला दी यार। रेजिस्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे भाई, पूरा रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस यदि आपको बताना है तो आप एक बात बताओ, रेजिस्टिविटी ये है, इसमें हम काय का जिक्र कर रहे हैं? ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्लियर है? यस सर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। अब ये ना लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना थिकनेस के ऊपर, ना शेप के ऊपर, ना साइज के ऊपर, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। इंसुलेटर में ज्यादा होती है और कंडक्टर में कम होती है। कंडक्टर मतलब जिसमें से इजीली करंट पास कर जाता है। जिसमें से इजीली करंट पास कर रहा है उसमें तो रेजिस्टेंस कम होगा ना, ठीक है, उसमें तो कम होगा, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा। अब यदि अपन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इसकी भी कुछ स्पेशल कंडीशन है जो कि मैं आगे बता रहा हूँ आपको। कितने घंटे का सेशन रिकॉर्ड हो गया भाई? 1 घंटे 7 मिनट। अच्छा, बढ़िया है, खत्म करते हैं यार बस। ठीक है, 2 चीजें पढ़ के। यहां पर देखो अब रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस है, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, 1/r मतलब की कंडक्टेंस। तो ये उसका ओम, यदि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है तो ओम इनवर्स इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ये यदि रेजिस्टिविटी है रो, तो 1/रो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। क्लियर? अब अलॉयज की खूबियां क्या, अब ये आखिरी है कि अलॉयज की खूबियां, कि अलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। को कहीं पर भी आपने देखा होगा यार, कई जगह अलॉयज का इस्तेमाल करा जाता है। अलॉयज क्या होते हैं सर? अलॉयज ऐसे होते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर करके एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन ट्राई करा जाता है, इसको अलॉयज बोलते हैं। तो अलॉयज का यूजुअली हायर रेजिस्टिविटी रहती देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, और इनका काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो हाई रहता है। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब क्या है कि भाई इजीली, अब तुमने फॉर एग्जांपल 40 डिग्री का टेम्परेचर दे दिया, ये पिघल गया, ऐसा नहीं है। इसको भाई हाई टेम्परेचर की जरूरत है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जलता नहीं है एट हाई टेम्परेचर। इसलिए इसको इस्तेमाल करा जाता है हीटिंग डिवाइसेस को बनाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक आयन होती है प्रेस, उसमें क्या इसी कोई अलॉय का इस्तेमाल करा जाएगा। टंगस्टन है, टंगस्टन कहां पर होता है? बल्ब के फिलामेंट में होता है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है, रेजिस्टिविटी भी हाई रहती है। जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस है उसमें नाइक्रोम का यूज करा जाएगा। नाइक्रोम का मतलब निकल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन, निकल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन, जहां पर मेल्टिंग पॉइंट हाई और रेजिस्टिविटी हाई। इलेक्ट्रिक फ्यूज की यदि अपन बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज की, वो टिन और लेड से मिलकर बनता है। टिन होता है 63%, लेड होता है 37%। क्लियर है? बढ़िया है सर। तो अब जो पैरेलल और सीरीज वाले थ्योरी वाले सवाल और सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारे के सारे जितने भी सवाल हैं, डोंट वरी, अपन नेक्स्ट वाले सेशन में देख रहे होंगे। ठीक है, एकदम खतरनाक तरीके से फोड़ रहे होंगे। So it was all about this amazing session. ठीक है, it is all about this amazing session. ठीक है, चलो बढ़िया है। एक मैं सोच रहा हूँ स्टार्टिंग में क्लिप यार ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं ये बोलना भूल जाता हूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आई होगी। मेरे को बताना सेशन कैसा लगा, सेशन पूरा देखा कि नहीं आपने। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।